नमस्कार, आवाज समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज श्रीवास्तव। खबरों की शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए एनडीए का घोषणा पत्र जारी। युवाओं के लिए 1 करोड़ सरकारी नौकरी और रोजगार का वादा। 1 करोड़ लखपति दीदी गरीबों के लिए पंचामृत गारंटी। 125 यूनिट मुफ्त बिजली से लेकर 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज का वादा। कांग्रेस आरजेडी ने उठाए मैनिफेस्टो पर सवाल। सरदार पटेल की 150वीं जयंती पर केवड़िया में पीएम मोदी का विपक्ष पर वार। कहा, वोट बैंक की राजनीति के लिए दशकों तक होती रही घुसपैठ। उनकी सरकार ने लिया घुसपैठियों को बाहर निकालने का संकल्प। भारत अमेरिका के बीच 10 साल के लिए डिफेंस पार्टनरशिप का बड़ा समझौता। कुआलालंपुर में हुई मीटिंग में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अमेरिकी डिफेंस सेक्रेटरी ने साइन की डील। दिल्ली एनसीआर में जल्द शुरू होने वाला है दूसरा एयरपोर्ट। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहली कैलिब्रेशन की सफल लैंडिंग। सूत्रों के मुताबिक एयरपोर्ट को नवंबर के पहले हफ्ते में मिल सकता है लाइसेंस। बजट की तैयारियां शुरू। सरकार ने शुरू किया प्री बजट कंसल्टेशन। आज रेवेन्यू सेक्रेटरी से मिले सीआईआई प्रेसिडेंट राजीव मेमनी। टैक्स सिस्टम को आसान बनाने की रखी मांग। कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन बाजार में दबाव। सेंसेक्स निफ्टी गिरावट के साथ बंद। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में दिखा दबाव। मेटल, फार्मा, आईटी शेयरों में बिकवाली। पीएसयू, बैंक, डिफेंस शेयरों में खरीदारी। अब किसी भी थाने में कर सकेंगे साइबर अपराध के खिलाफ एफआईआर। साइबर अपराध शाखा जाने की जरूरत नहीं। 1 लाख रुपए से ज्यादा फ्रॉड की शिकायत करा पाएंगे दर्ज। पहले 10 लाख रुपए थी एफआईआर की लिमिट। सुविधा 1 नवंबर से शुरू। देश की बेटियों ने रचा इतिहास। वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में 7 बार की चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को हराया। विमेंस वनडे इतिहास का सबसे बड़ा टोटल किया चेज। अब रविवार को साउथ अफ्रीका के साथ होगा फाइनल मुकाबला। और सबसे पहले बात बिहार चुनाव की। महागठबंधन के बाद एनडीए ने भी बिहार विधानसभा चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। इस दौरान एनडीए के बड़े नेता मौजूद रहे। एनडीए के संकल्प पत्र में 1 करोड़ से ज्यादा सरकारी नौकरी और रोजगार देने का वादा किया गया है। इसके अलावा गरीबों के लिए पंचामृत गारंटी दी है। संकल्प पत्र में 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज, 125 यूनिट तक बिजली फ्री और मुफ्त राशन का वादा किया गया है। इसके अलावा बिहार में 50 लाख पक्के मकान बनाने का भी वादा किया गया है। महिला रोजगार के लिए 2 लाख रुपए तक मदद का वादा भी किया है। वहीं 1 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का संकल्प दोहराया गया है। आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को 10 लाख रुपए की आर्थिक मदद का वादा किया गया है। फिर से एनडीए की सरकार बनी तो किसान सम्मान निधि की राशि भी 6,000 से बढ़ाकर 9,000 रुपए की जाएगी। प्रधानमंत्री की पूर्वोदय योजना के तहत यहाँ की मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में पिछले 20 साल से एनडीए की शासन सेवा चली आ रही है। आने वाले 5 साल तक इसको कैसे और एक नई ऊंचाई तक लिया जाएगा। युवाओं की रोजगार, महिलाओं की सशक्तिकरण, किसानों की विकास, पिछड़ों की विकास, दलितों की उन्नति, यही सब आज हमारी संकल्प पत्र की प्राथमिकता में रहे। बिहार को औद्योगिकरण में और बढ़ावा देने के लिए बिहार की सरकार और भारत सरकार मिलके 1 लाख करोड़ रुपया की इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी डेवलप करेंगे। एनडीए के नेताओं ने मीडिया के सामने संकल्प पत्र जारी किया, लेकिन उन्होंने मीडिया से कोई बात नहीं की। इसे लेकर कांग्रेस और आरजेडी एनडीए पर हमलावर हो गए हैं। 30 सेकंड में प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होगी, कभी सुना है आपने? चीफ मिनिस्टर जो कि चेहरा ये मानते थे, उनको बोलने नहीं दिया जा रहा। आखिर कारण क्या है कि नीतीश कुमार जी को बार बार बेइज्जत किया जा रहा है? क्या कारण? क्या इन्हें डर है कि उनकी रिपोर्ट कार्ड में दिखाने के लिए कुछ नहीं है?
मसला क्या है कि नीतीश कुमार जी को मुंह नहीं खोलने दिया जा रहा आजकल। अरे ये अब 20 साल बाद क्या संकल्प पत्र ला रहे हैं? 20 साल का रिपोर्ट कार्ड तो दीजिए, आपने किया क्या? आदरणीय मुख्यमंत्री जी को तो पता ही नहीं होगा कि उस घोषणा पत्र में क्या है, शायद उनको बोलने ना दिया जाए, इसलिए जो है जल्द से जल्द जो है ये खत्म कर लिया गया। लेकिन हम तो कहना चाहते, जो हमने घोषणा पत्र देखा, एनडीए के लोगों को सॉरी पत्र लाना चाहिए और बिहार के 14 करोड़ जनता से सॉरी बोलना चाहिए था कि 20 साल से भी राज करने के बाद भी सबसे गरीब राज्य बिहार, कोई कारखाने नहीं, कोई निवेश नहीं। जनसुराज के फाउंडर प्रशांत किशोर ने भी एनडीए के घोषणा पत्र को लेकर हमला बोला है। वो घोषणा पत्र और संकल्प पत्र में क्या लिखते हैं उसका कोई बहुत महत्व नहीं है, क्योंकि जनता ये भी देख रही है कि इनके ये तो हर बार यही कहते हैं, एक नया घोषणा पत्र बनाते हैं, नए तरह की घोषणा करते हैं, करना उनको कुछ नहीं, करना उनको वही है जो पहले से कर रहे हैं। और जो बिहार की स्थिति अभी है, आप इन सारे संकल्प पत्र और घोषणा पत्रों के बाद भी देश के सबसे गरीब और पिछड़े राज्य हैं। 50 लाख से ज़्यादा बच्चे अभी भी छठ में किस तरीके से, कितनी दुर्दशा से वापस लौटे हैं, ये पूरे देश ने अभी देखा है, 5 दिन पहले देखा है। तो ये तो इन संकल्प पत्रों के, घोषणा पत्रों के, वादों के, प्रण के पीछे का जो झूठ है उसको दिखाता है, इसका कोई महत्व नहीं है। इधर संकल्प पत्र के दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करने पर एनडीए की तरफ से सफाई भी आई है। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि चुनाव का समय है, सभी नेता व्यस्त हैं, इसलिए लंबे समय तक बैठना संभव नहीं था। ऐसा कैसे कह सकती प्रेजेंट में? उन्होंने आकर के जारी किया है, सब लोगों ने मिलकर, एनडीए ने, जिसमें नीतीश कुमार की उपस्थिति थी, सबने मिलकर इसको जारी किया है। हाँ, अभी चुनावी व्यवस्था है, जिसके चलते कई जगह सब लोगों को जाना है, तो लोग जा रहे हैं, इसलिए अब वहाँ सब लोग बैठकर 1 घंटा समय लगाते तो उसमें अभी जो प्रभावित होता है। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के मौके पर देश भर में राष्ट्रीय एकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केवड़िया में आयोजित राष्ट्रीय एकता दिवस समारोह में शामिल हुए। पीएम मोदी ने सरदार पटेल को श्रद्धांजलि दी, साथ ही राष्ट्रीय एकता की शपथ दिलाई। इसके अलावा उन्होंने एकता परेड का निरीक्षण किया। परेड में बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी के साथ कई राज्यों की पुलिस टुकड़ियां भी शामिल थी। केवड़िया में एकता परेड से लेकर एयर शो भी देखने को मिला। इस मौके पर पीएम मोदी ने विपक्ष पर वार किया। उन्होंने कहा कि वोट बैंक की राजनीति के लिए दशकों तक घुसपैठ होती रही। पीएम ने कहा कि हमारी सरकार ने घुसपैठियों को बाहर निकालने का संकल्प लिया है। बहुत बड़ा खतरा घुसपैठियों से भी है। देश के भीतर दशकों से विदेशी घुसपैठिए आते रहे, वो देशवासियों के संसाधनों पर कब्जा करते रहे, डेमोग्राफी का संतुलन बिगाड़ते रहे, देश की एकता दांव पर लगाते रहे। लेकिन पुरानी सरकारें इतनी बड़ी समस्या पर आंख मूंदे रही। सरकार ने अगले बजट की तैयारियां शुरू कर दी हैं और अब प्री बजट कंसल्टेशन भी शुरू हो चुका है। आज सीआईआई के प्रेसिडेंट राजीव मेमानी ने रेवेन्यू सेक्रेटरी से मुलाकात कर टैक्स सिस्टम को आसान बनाने की सिफारिश की। राजीव मेमानी से खास बातचीत की है आलोक प्रियदर्शी ने। सर, आज जो मुलाकात हुई है उसमें किन मुद्दों को आप लोगों ने हाईलाइट किया, क्योंकि ऑलरेडी जीएसटी को लेकर और इनकम टैक्स को लेकर सरकार बड़े रिफॉर्म कर चुकी है। हाँ, तो इसीलिए हम लोग ने ज़्यादा करके जो आज चर्चा की सरकार से, उसमें ये था कि सिंप्लीफिकेशन किया जाए, कि अगर डिस्प्यूट्स बढ़ रहे हैं, डिस्प्यूट्स को कैसे कम किया जाए, उनको कैसे जल्दी तरीके से सॉल्व किया जाए, ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशंस कैसे मैकेनिज्म बढ़ाए जाए, टीडीएस सिंप्लीफिकेशन कैसे किया जाए, और कई ऐसी चीज़ें हैं जैसे एमएनए है, तो एमएनए से संबंधित कई लॉज हैं, चाहे वो जो नए एक्ट में आए हैं जो थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, तो वो सब भी जो चीज़ें हैं उस पर ज़्यादा फोकस किया। सर, अगर हम बात करें कि इंडस्ट्री स्पेसिफिक बायबैक की बात हो गई, या फिर
कई सारे और भी एक्साइज ड्यूटी या फिर आपके टैरिफ का असर बहुत ज़्यादा पड़ रहा है डोमेस्टिक टैक्स पॉलिसीज़ पर, तो उसको देखते हुए हमारे मैन्युफैक्चरिंग और तमाम चीज़ों को बढ़ाने के लिए किस तरह के सुझाव? नहीं, बायबैक अलग है। तो बायबैक का जो लास्ट ईयर इंट्रोड्यूस किया था उसमें हम लोग को लगा कई चीज़ें पूरी तरीके से इक्विटेबल नहीं है, तो हम लोग ने अपने सजेशंस दिए हैं। अगर तो वो रिप्रेजेंट किया, अब देखते हैं वो लोग क्या कहते हैं उस पर। जहाँ तक कि टैरिफ का सवाल है, वो सरकार उसमें ऑलरेडी काफ़ी कर चुकी है और करते जा रही है रिफॉर्म के थ्रू। तो ऐसा कोई खास नहीं मांगा है कि टैरिफ के कारण ऐसे करना चाहिए वैसे करना चाहिए, बट ये है कि डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को इनकरेज करना चाहिए। तो उसके लिए सेक्टोरल पॉलिसीज़ हैं, वो सरकार उन सेक्टोरल पॉलिसीज़ में काम ऑलरेडी कर रही है, कुछ हम लोग ने भी सजेस्ट किया है। और कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन आज बाजार में दबाव देखने को मिला। सेंसेक्स निफ्टी दोनों गिरावट के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 466 पॉइंट गिरा है, निफ्टी 156 पॉइंट फिसल कर बंद हुआ है। आज के बाजार में मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में दबाव रहा। बाजार में बाकी कामकाज कैसा रहा, बता रही हैं कंचन नौटियाल। तो हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन, इनफैक्ट अगर अक्टूबर का भी देखा जाए तो ये आखिरी कारोबारी दिन है। बाजार में थोड़ी सी जो प्रॉफिट बुकिंग है आज के सत्र में देखने को मिली है। निफ्टी में अगर आप देखें तो करीब करीब 1% की गिरावट आज के सत्र में देखी गई है। बैंक निफ्टी थोड़ा सा आज अपने बैकफुट में खेलता हुआ नजर आया है। यहाँ पे जो प्राइवेट बैंक्स है वहां पे एक जो गिरावट का सिलसिला है वो देखने को मिला है। HDFC बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, ICICI बैंक, यहाँ पे जो बेयर्स का ग्रिप था वो काफी ज्यादा हमें बनता हुआ नजर आया है। अब अगर स्टॉक्स के हिसाब से बात करी जाए तो देखिए भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, यहाँ पे नंबर्स अच्छे आए, नंबर्स के बाद करीबन 4% का अपसाइड देखने को मिला है। आयशा मोटर्स, इनफैक्ट पूरे ही सेक्टर वाइज अगर हम देखें तो ऑटो में थोड़ा सा रुझान जो है वो पॉजिटिव साइड में बना हुआ था। श्रीराम फाइनेंस नंबर्स अच्छे आए हैं, ये मोमेंटम देखने को मिला। लार्सन एंड टूब्रो, इसके भी नंबर्स पॉजिटिव देखने को मिले, उसके बाद तेजी का रुख बना रहा। गिरने वालों की तरफ देखते हैं। इटर्नल, देखिए स्विगी के नंबर्स आए थे और यहाँ पे भी वो जो रैली है वो हमें आती हुई दिखाई दी है। मैक्स हेल्थ केयर, सिप्ला और एनटीपीसी के नंबर्स आए थे, नंबर्स के बाद ये रुझान देखने को मिला है। अब अगर बात करी जाए मिड कैप की तो यहाँ पे देखिए IDBI बैंक, यहाँ पे अच्छे खासे गेन्स जो हैं वो देखे गए हैं। IDFC फर्स्ट बैंक में अच्छे गेन्स देखे गए हैं और खबरों के चलते ये एक तो पूरे बाजार में बजिंग था, उसके बाद भी ये जो मोमेंटम है वो देखने को मिला है। और बिंदु फार्मा और येस बैंक में आज थोड़ी हल्की फुल्की हमें बढ़त देखने को मिली है। लूजिंग पॉकेट में बात करें बंधन बैंक, यहाँ पे जो एसेट क्वालिटी है वो काफी ज्यादा हमें गिरती हुई नजर है। कल इसके नंबर्स आए थे जिसके बाद ये देखा गया है। एम्फेसिस नंबर्स के बाद ये गिरावट देखी गई है। नायका और PB फिनटेक की बात करी जाए तो यहाँ पे भी जो मंदी का रुझान है वो बनता हुआ नजर आया। लेकिन अगर हम ओवरऑल समझे तो अक्टूबर सीरीज की जो एंडिंग है वो हमें एक फ्लैट नोट पे होती हुई दिखाई दी है, बिकॉज रिसेंटली हमने देखा था बाजार में एक अच्छा खासा मोमेंटम जो है वो बना हुआ था, जिसके बाद एक प्रॉफिट बुकिंग आई है। फर्स्ट ग्लोबल की चेयरपर्सन और MD देवीना मेहरा ने मार्केट आउटलुक पर हमसे चर्चा की। इस दौरान देवीना मेहरा ने फार्मा, हेल्थ केयर से लेकर ऑटो एंसिलरी सेक्टर में निवेश की संभावनाएं जताई हैं। फार्मा, हेल्थ केयर और ऑटो कंपोनेंट्स में करीब 1.5 साल से ओवरवेट थे। IT में हम मार्केट वेट के आसपास थे, बहुत ओवरवेट तो नहीं थे। और बैंक्स में निवेश बढ़ाया, शायद और बढ़ाना चाहिए था। अभी बैंक्स की परफॉर्मेंस को देख के तो ऐसा लग रहा है। पिछले 1 महीने में बहुत सारे पिटे हुए सेक्टर भी चले हैं जो पहले उतना अच्छे नहीं लग रहे थे, जैसे यूटिलिटीज, एनर्जी, रियल एस्टेट वगैरह। तो वो जब मार्केट की रैली आती है, मेटल्स भी चले हैं, तो मेटल्स में हमारा निवेश तो है पर शायद मार्केट वेट से कम है। तो बाजार में 2 दिन से गिरावट हावी है, लेकिन इसको अभी ट्रेंड नहीं मान सकते। इस हफ्ते की इंट्राडे में बाजार ऑलमोस्ट न्यू हाई पर पहुंचा था, तो ऐसे में क्या करें? आवाज़ अड्डा में आज इसी पर होगी चर्चा। डर के आगे नया शिखर, जरूर जुड़िए शाम 7:57 पर। कल से शादियों के सीजन की शुरुआत होगी। शादी की शहनाई बाजार में कैसे करेगी कमाई? शादी का क्या है मार्केट कनेक्शन, बता रहे हैं आशीष चतुर्वेदी। पूरे देश में अगर आप देखें तो कल से आपको लगातार शहनाई बजती हुई नजर आएगी। 46 लाख शादियां हैं और इन शादियों पर आप देखें तो 6.5 लाख करोड़ जो है भारतीय खर्च करने वाले हैं। और दरअसल अगर आप देखें तो आंकड़ा बताता हूं, सिर्फ दिल्ली में 4,80,000 शादियां आपको देखने को मिलेगी और केवल दिल्ली में
1,80,000 करोड़ का बड़ा खर्च यहां पर आपको देखने को मिलेगा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि जानकारी मैं आपको क्यों दे रहा हूं, लेकिन ये मार्केट पर्सपेक्टिव से अगर आप देखें तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, खास तौर पर क्योंकि भारतीय शादियां जो होती हैं वो जानी इसी के लिए जाती हैं, बिग फैट इंडियन वेडिंग। अब आप समझिए कि जो शादियों में कुल खर्च होता है इसमें 15% होता है ज्वेलरी पर, अपैरल पर होता है 10%। अब तो आजकल अगर आप देखें तो एक डेस्टिनेशन वेडिंग का भी चलन आ गया है। तो आप ये समझिए कि जो ट्रैवल है, हॉस्पिटैलिटी है, इस पर भी जो लगातार खर्च है ये बढ़ता जा रहा है। तो मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये सीजन 14 दिसंबर तक बड़ा की मॉनिटरेबल रहेगा। इसी के चलते अगर आप देखें तो कुछ स्टॉक्स आप रख सकते हैं रडार पर, जैसे सारी ज्वेलरी कंपनियां, टाइटन है, कल्याण ज्वेलर्स, सेंको गोल्ड, पीएनजी, इन्हें आप रखेंगे रडार पर। इसके अलावा इंडियन होटल्स है, लेमन ट्री होटल्स है, ताज जीवीके, आईटीसी होटल्स, क्योंकि मैंने बताया डेस्टिनेशन वेडिंग का ट्रेंड है, और साथ में 10% खर्चा जो है लोग कपड़ों पर करते हैं। तो वेदांत फैशन, एबीएफआरएल और अरविंद, इन स्टॉक्स को भी आप अपने रडार पर रखिए। और 1 नवंबर से आप 1 लाख रुपए तक के साइबर अपराध की शिकायत दिल्ली के किसी भी थाने में कर पाएंगे। इसके लिए आपको साइबर अपराध शाखा, साइबर सेल जाने की जरूरत नहीं होगी। क्या होगा इससे फायदा, बता रहे हैं असीम मनचंदा। साइबर अपराधों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। किसी भी व्यक्ति के साथ साइबर अपराध हो जाता है, वो अपने पास के पुलिस थाने में जाता है तो वहां उसे मना कर दिया जाता है कि ये उनका जुडिक्शन नहीं है, उसे साइबर अपराध शाखा के अंदर भेज दिया जाता है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। 1 नवंबर से साइबर अपराध की EFIR दिल्ली के किसी भी थाने के अंदर हो सकेगी। अगर आपके साथ साइबर अपराध होता है तो आप इसकी शिकायत किसी भी पुलिस स्टेशन के अंदर कर पाएंगे, बशर्ते कि ये फ्रॉड जो है आपके साथ 1 लाख रुपए से ज्यादा का हो। पहले ये रकम 10 लाख रुपए थी, लेकिन अब इसको घटा करके 1 लाख रुपए कर दिया गया। इसके साथ साथ आपको एक शिकायत का डॉकेट नंबर दिया जाएगा। आपको पता चल पाएगा कि आपकी शिकायत के ऊपर क्या कार्रवाई हुई, उसका स्टेटस क्या है, क्योंकि साइबर अपराध के अंदर पहले 72 घंटे बेहद जरूरी होते हैं। उसके अंदर जो अमाउंट है वो ट्रांसफर एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट के अंदर ट्रांसफर होती है, उसके बाद ही बाहर निकाली जाती है। तो अगर आपकी शिकायत बहुत जल्दी दर्ज की जाती है तो इसके ऊपर बहुत तेजी से कार्रवाई हो सकेगी। इसके अलावा आपके पास दूसरे विकल्प भी साइबर क्राइम के लिए रिपोर्ट करने के लिए उपलब्ध है। आप साइबर क्राइम नंबर 1930 के ऊपर शिकायत कर सकते हैं या फिर cybercrime.gov.in के ऊपर भी अपनी शिकायत कर सकते हैं। वहां भी आप EFIR अपनी दर्ज कर सकते हैं। तो ये नई सुविधा से लोगों को खासा फायदा होगा। उनके जो अमाउंट्स हैं उनको जल्दी से ब्लॉक किया जा सकेगा और उनके ऊपर, और जो उनकी शिकायत है उनके ऊपर भी कार्रवाई की जा सकेगी। असीम मनचंदा, CNBC आवाज, दिल्ली। और आज से भारत और अमेरिका के बीच रक्षा सहयोग का एक नया दौर शुरू हो रहा है। आज आसियान समिट के साइडलाइन में भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ वॉर पीट हेग्सेथ ने 10-year डिफेंस फ्रेमवर्क एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए। ये एग्रीमेंट 1 दशक के लिए रक्षा सहयोग का रोड मैप है, जिसमें मिलिट्री कोलैबोरेशन, कैपेसिटी बिल्डिंग और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में साझा गतिविधियां शामिल हैं। पीट हेग्सेथ ने कहा कि इस समझौते का भारत और अमेरिका के रिश्तों पर गहरा असर पड़ेगा और इससे इंडो पैसिफिक क्षेत्र की सुरक्षा मजबूत होगी। वहीं राजनाथ सिंह ने कहा कि इस समझौते से एक नए अध्याय की शुरुआत हो रही है। 3 बार टेलीफोनिक वार्ता हमारी हो चुकी है और जब आपसे एडीएम के साइडलाइंस पर व्यक्तिगत रूप से मिलकर मुझे बेहद खुशी हुई है। और इस अवसर पर डिफेंस फ्रेमवर्क की शाइनिंग मैं समझता हूँ कि उसके परिणाम स्वरूप आज एक नए अध्याय का प्रारंभ होगा। और मेरा पूरा विश्वास है कि आपकी लीडरशिप में भारत और यूएस के रिश्ते और अधिक मजबूत होंगे। और यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन खबरें भी और भी हैं, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। दिल्ली NCR के दूसरे एयरपोर्ट नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को लाइसेंस देने की प्रक्रिया अब आखिरी चरण में है। आज पहली कैलिब्रेशन फ्लाइट ने नोएडा एयरपोर्ट पर सफलतापूर्वक लैंडिंग की। फ्लाइट के लैंडिंग डेटा के आधार पर एविएशन रेगुलेटर DGCA एयरपोर्ट को एरोड्रम लाइसेंस देगा। सूत्रों के मुताबिक नवंबर के पहले हफ्ते में ये लाइसेंस दिया जा सकता है। लाइसेंस मिलने के करीब 45 दिन बाद एयरपोर्ट से पहली कमर्शियल फ्लाइट शुरू हो सकती है।
शुरुआत में एयरपोर्ट दिन के समय डोमेस्टिक फ्लाइट्स के लिए ही खुलेगा। IIT दिल्ली की एक चौंकाने वाली रिसर्च आई है। इसमें बताया गया है कि स्मार्टफोन का GPS सिर्फ आपकी लोकेशन नहीं बल्कि आपके आसपास का माहौल और गतिविधियां भी पहचान सकता है। इससे बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए, इस पर IIT दिल्ली के प्रोफेसर स्मृति रंजन सारंगी से बात की हमारे संवाददाता रोहन सिंह ने। क्या रिकमेंडेशन है आपका? हम इसे ऑफ तो कर नहीं सकते, और क्या डिफरेंस है हम जो नॉर्मल परमिशन देते हैं और प्रिसाइज परमिशन देते हैं, उसमें कोई अंतर है क्या? हाँ, अंतर है। तो दो तरह का लोकेशन परमिशन होता है, कोर्स ग्रेन और प्रिसाइज। तो आपका जो कोर्स ग्रेन है वो आमतौर पे वो मोबाइल टावर से लेता है, प्रिसाइज जो है वो सैटेलाइट से लेता है। और आपकी बात सही है कि बहुत सारे ऐप अगर आपने परमिशन दिया नहीं तो वो चलेंगे ही नहीं, और आपको वो ऐप चाहिए। तो उसका एक ही तरीका है कि आप कम से कम समय के लिए वो परमिशन दें, और परमिशन में भी होता है ऑलवेज व्हेन द ऐप इज इन यूज, तो है ना, तो आप बैकग्राउंड परमिशन ना दें। और दूसरा है कि अगर सेंसिटिव है तो आप बस खाना ऑर्डर करने के पहले परमिशन ऑन करिए, फिर ऑफ कर दीजिए। तो उससे एंड प्लस अवैध सोर्सेस से कभी कभार व्हाट्सएप में भी लोग लिंक भेज देते हैं ऐप का, वो सबको मत इंस्टॉल करिए। जो पॉपुलर है, आप जिसको ट्रस्ट करते हैं या लोग बाग जिसको ट्रस्ट करते हैं, वो आप इंस्टॉल करिए। क्योंकि अच्छा प्रोफेसर, ये बताइए कि जैसे हमने जब परमिशन दिया, मान लीजिए किसी कंपनी को, किसी ऐप को हमने परमिशन दे दी और प्रिसाइज परमिशन दे दी, अब उससे हमें हमारी सराउंडिंग के बारे में तो पता है, लेकिन क्या वो हमारी एक्टिविटी के बारे में भी जान सकता है? हाँ, जान तो सकता है। तो बेसिकली वो आपका एक्टिविटी, हमारा रिसर्च ये बताता है कि आपका एक्टिविटी के बारे में जान सकता है। अगर आप मान लीजिए दौड़ रहे हैं, वो तो लोकेशन से पता लग जाएगा। एक रूम में भी अगर आप हिलडुल रहे हैं या आपके आसपास के लोगों में भी मूवमेंट हो रही है, तो वो भी हम पता लगा सकते हैं। अब इसका सही इस्तेमाल गलत इस्तेमाल वो दूसरी चीज है, लेकिन आमतौर पे अगर प्राइवेट डेटा कोई लीक हो रहा है तो आप मान के चलिए कि उसका गलत इस्तेमाल होगा। CBSE यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने 2026 के लिए 10वीं और 12वीं क्लास के बोर्ड एग्ज़ाम की फाइनल डेट शीट जारी कर दी है। 10वीं क्लास के एग्ज़ाम 17 फरवरी से शुरू होकर 10 मार्च 2026 तक चलेंगे। वहीं 12वीं के एग्ज़ाम 17 फरवरी से 9 अप्रैल 2026 तक होंगे। सभी एग्ज़ाम सुबह 10:30 बजे से शुरू होंगे। ऐसा पहली बार है जब CBSE ने बोर्ड एग्ज़ाम की फाइनल डेट शीट करीब 110 दिन पहले ही जारी कर दी है, ताकि छात्रों को अपनी तैयारी के लिए पर्याप्त समय मिल सके। भारत की बेटियों ने कल नीली जर्सी में इतिहास रच दिया। महिला वनडे वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को कभी न भूलने वाले मैच में हरा दिया। 338 रन के पहाड़ जैसे स्कोर का पीछा करते हुए भारत की बेटियों ने वो कर दिया जो पहले कभी नहीं हुआ। यह विमेंस वनडे इतिहास की सबसे बड़ी रन चेज थी, लेकिन कप्तान हरमनप्रीत और जेमिमा रॉड्रिग्स ने इस असंभव से लगने वाले कारनामे को कर दिखाया। जेमिमा ने शानदार शतक लगाया और आखिर तक आउट नहीं हुई। उनकी जीत के बाद वाली भावुक तस्वीर इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल है। पूरा देश इस जीत से गदगद है। अब रविवार को मुंबई के ACA DY पाटिल स्टेडियम में साउथ अफ्रीका से फाइनल मुकाबला होगा। अगर टीम इंडिया ने ये जीत लिया तो फिर ये देश में महिला क्रिकेट के लिए 1983 मूवमेंट होगा, जब कपिल देव की कप्तानी में भारत पहली बार क्रिकेट वर्ल्ड कप का चैंपियन बना था। लेकिन फिलहाल तो पूरा देश बोल रहा है शाबाश बेटियों। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला यहाँ लगातार जारी रहेगा। आप भी रहिए अपडेट और इसके लिए जुड़े रहिए CNBC आवाज़ से। हम सोशल मीडिया पर भी मौजूद हैं। नमस्कार।